वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मौर्य एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य के में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि उस मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम राजा था। तो हम लोगों ने अशोक के बारे में सारा डिटेल देख लिया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अशोक के समय शासन प्रशासन, राजनीति, समाज, ये सभी चीज़ें कैसी थी। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर साम्राज्य देखेंगे और उसके बाद यह मौर्य साम्राज्य का जो विशाल सफ़र था यह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मौर्य साम्राज्य में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित हुई अशोक के समय। तो सम्राट अशोक के समय पहली बार मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। राजा निरंकुश नहीं था, अशोक जो था निरंकुश नहीं था। यही एक, हालांकि जितने सारे शासक थे कुछ न कुछ निरंकुशता थी, लेकिन जब यह राजा बना, राजा बनने के बाद यह निरंकुश नहीं था और समस्त शक्तियां यह अपने हाथ में रखा था। अर्थात सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? तो राजा के हाथ में। अशोक के समय दो महत्वपूर्ण पद होते थे, एक मुख्यमंत्री का और दूसरा पुरोहित का। एक मुख्यमंत्री का और दूसरा पुरोहित का, और इन दोनों का चुनाव एक नियम से होता था जिसका नाम था उपधा परीक्षण। इन दोनों का चुनाव कैसे होता था? तो एक नियम के तहत जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति होती थी और इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। तो सम्राट अशोक के समय राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति होती थी और इनके सदस्य अमात्य कहे जाते थे। और मंत्री परिषद के सदस्य कौन कौन होते थे? तो गवर्नर, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष, आय व्यय निरीक्षक, गवर्नर जिसे राज्यपाल भी, जैसे कि वर्तमान के राज्यपाल होते हैं प्रांतों के, हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, राष्ट्राध्यक्ष, राज्यपाल, प्रांतपति, गवर्नर, ये सभी कहे जाते हैं। तो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे गवर्नर, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष जो सेना का हेड होता था, कोषाध्यक्ष जो कोष का हेड अर्थात जो वित्त विभाग का मेन होता था, खजाने का हेड होता था। नौसेनाध्यक्ष जो जल सेना का हेड होता था। आय व्यय अर्थात जो खरीद बिक्री अर्थात व्यापारियों का हेड होता था। तो ये सभी जो थे मंत्री परिषद के सदस्य होते थे। गवर्नर, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष, आय व्यय निरीक्षक। मंत्री परिषद की सहायता के लिए कुछ उपसमितियां होती थी जिन्हें मंत्रिन कहते थे। इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था? मंत्रिन। और इन उपसमितियों के सदस्यों को अभिलेखों में परिसा कहा गया है। क्या कहा गया है? परिसा। तो मंत्री परिषदों की सहायता के लिए उप समितियों की नियुक्ति होती थी जिन्हें मंत्रिन कहा जाता था और अभिलेखों में इसे परिसा कहा जाता था। इन मंत्री परिषदों का जो मंत्री परिषद होते थे, इनके सदस्यों का वेतन 12,000 पण होता था। तो मौर्य साम्राज्य की मुद्रा का नाम क्या था? पण। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा को क्या बोलते थे? पण बोलते थे, जो कि एक चांदी का सिक्का होता था। यही मान्य होता था। तो मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन कितना था? 12,000 पण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। तीर्थ का मतलब होता है शीर्ष अधिकारी। तो अशोक के समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, अर्थात शीर्ष अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन? एक तो मंत्री, जिसे पुरोहित भी कहते थे, अर्थात वह प्रधानमंत्री होता था। तो मंत्री या पुरोहित जो कि प्रधानमंत्री होता था। दूसरा सेनापति, जो युद्ध से संबंधित हेड होता था, सेनापति। सेनाओं का प्रधान होता था सेनापति। इसके बाद समाहर्ता, राजस्व विभाग या फिर टैक्स डिपार्टमेंट का हेड होता था, अर्थात जो भूमि से संबंधित मामले देखता था, टैक्स लेता था, लैंडलॉर्ड होता था राजस्व विभाग, वह समाहर्ता कहलाता था। सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष होता था, अर्थात वित्त विभाग का हेड होता था, फाइनेंस मिनिस्टर एक तरह से कह सकते हैं। तो सन्निधाता कोषाध्यक्ष या वित्त विभाग अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर का हेड होता था। उसके बाद प्रदेष्टा,
प्रदेष्टा न्यायिक अधिकारी होता था, न्याय विभाग का प्रमुख होता था, जो फौजदारी, जो दीवानी और फौजदारी दो मामले होते हैं न्याय से संबंधित, तो यह फौजदारी विभागों को देखता था, जिसके अंतर्गत लड़ाई, मर्डर, हत्या, लूटपाट ये सभी मामले आते थे। तो प्रदेष्टा न्याय विभाग से संबंधित अधिकारी होता था, जो फौजदारी विभागों को देखता था। इसके बाद नायक, सेना का संचालक नायक कहा जाता था, तो सेना का संचालक नायक कहा जाता था। इसके बाद कर्मन्विक, कर्मन्विक जो होता था उद्योग और कारखाने का प्रमुख होता था, अर्थात जो बिजनेसमैन का हेड होता था, व्यापारियों का हेड होता था, अर्थात उद्योग एवं कारखानों का प्रमुख कर्मन्विक होता था। इसके बाद दंडपाल, यह पुलिस अधिकारी होता था। दंडपाल क्या होता था? पुलिस अधिकारी। व्यवहारिक, व्यवहारिक जो होता था वह नगर का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक क्या होता था? नगर का न्यायाधीश होता था। नागरक, पौर या कोतवाल को नागरक कहा जाता था। जो वर्तमान में पौर या कोतवाल होता था उससे उस समय नागरक कहा जाता था। इसके बाद दुर्गपाल, दुर्ग किला का रक्षक, दुर्ग या किला का रक्षक को दुर्गपाल कहा जाता था। उसके बाद अंतपाल, जो सीमावर्ती इलाके होते थे, सीमावर्ती जो दुर्ग होते थे, किला होते थे, उसके हेड को अंतपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतपाल। आटविक, न्याय वन विभाग के हेड को आटविक कहा जाता था। तो वन विभाग के हेड को क्या कहा जाता था? आटविक कहा जाता था। दौवारिक, जो राजमहल की देखरेख करता था उसको दौवारिक कहा जाता था। तो राजमहल की देखरेख करने वाला दौवारिक कहा जाता था। मंत्री परिषद, मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो परिषद का अध्यक्ष होता था, तो मंत्री परिषदाध्यक्ष या परिषद का अध्यक्ष होता था। एक बात याद रखेंगे कि समाहर्ता को प्रादेशिक भी कहा जाता था, समाहर्ता को प्रादेशिक भी कहा जाता था, प्रदेष्टा को रज्जुक भी कहा जाता था, और दंडपाल को युक्त भी कहा जाता था। और दंडपाल की सहायता के लिए रक्षिण अर्थात सिपाही होते थे। सिपाही को क्या कहा जाता था? रक्षिण। तो समाहर्ता को क्या कहा जाता था? प्रादेशिक। प्रदेष्टा को रज्जुक भी कहा जाता था, और दंडपाल को युक्त भी कहा जाता था, युक्त। और दंडपाल की सहायता के लिए रक्षिण अर्थात सिपाही होते थे। सिपाहियों को रक्षिण कहा जाता था। मंत्री परिषद की सहायता के लिए 26 द्वितीय श्रेणी के अधिकारी मौजूद होते थे। तो 26 प्रकार के सेकेंड ग्रेड के भी ऑफिसर मौजूद होते थे, द्वितीय श्रेणी के भी अधिकारी मौजूद होते थे। किसकी सहायता के लिए? तो मंत्री परिषद की सहायता के लिए। पहला को बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। जैसे एक था लक्षणाध्यक्ष, जो मुद्रा और टकसाल, अर्थात जो उस समय का आरबीआई का गवर्नर, जैसे वर्तमान में कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो कि मुद्रा का निर्माण करता है, टकसाल का निर्माण करता है, तो यही मुद्रा और टकसाल का जो हेड होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। अर्थात उस समय का जो आरबीआई होता था, जहाँ पे नोट बनते थे, सिक्के बनते थे, टकसाल जिसे कहा जाता था, तो उसके हेड को क्या कहा जाते थे? लक्षणाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, यह माप तौल का अधिकारी होता था, पौतवाध्यक्ष। इसके बाद शुल्काध्यक्ष, यह जो राजकीय धन होता था, जो जुर्माना होता था, वो उसको वसूलने के लिए इसको नियुक्त किया जाता था। तो इसे शुल्काध्यक्ष कहते थे। राजकीय धन या जुर्माना को वसूलने के लिए जो हेड होता था, जो अध्यक्ष होता था, उसे शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग के हेड को सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो कृषि विभाग के हेड को सीताध्यक्ष। आकराध्यक्ष, जो माइनिंग इंडस्ट्री जो होता था, अर्थात जो खान होता था, उसके हेड को आकराध्यक्ष कहते थे। तो माइनिंग डिपार्टमेंट अर्थात खान के हेड को आकराध्यक्ष कहते थे। इसके बाद पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष का मतलब होता है जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हेड होता है, अर्थात जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है। पण्याध्यक्ष का मतलब होता है व्यापार और वाणिज्य के मामले में जो हेड होता है। इसके बाद नवाध्यक्ष। नौसेना अर्थात जो जल सेना का जो हेड होता था उसे नवाध्यक्ष कहा जाता था। नौसेना अध्यक्ष, नवाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष, जो
रोड डिपार्टमेंट को देखता था, अर्थात सड़क विभाग के हेड को क्या कहा जाता था? संस्थाध्यक्ष। तो सड़क डिपार्टमेंट के हेड को संस्थाध्यक्ष कहा जाता था। गणिकाध्यक्ष वैश्याओं का निरीक्षक होता था। तो वैश्याओं का निरीक्षक को हम लोग क्या कहते थे? उस समय गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद मुद्राध्यक्ष, यह वित्तीय विभाग का हेड होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट से संबंधित यह हेड होता था। कौन? मुद्राध्यक्ष वित्त विभाग से संबंधित हेड होता था और पासपोर्ट से संबंधित हेड होता था। उसके बाद महामात्रापरण, यह गुप्तचर विभाग का हेड होता था, जिसे गुण पुरुष भी कहते थे। तो महामात्रापरण गुप्तचर विभाग का हेड होता था, अर्थात यह एक गुप्तचर होता था जिसे गुण पुरुष भी कहते थे। अशोक के समय जो सबसे हेड केंद्रीय प्रदेश था वह कहाँ पे था? अर्थात अपना अशोक का मेन सेंटर कौन था? तो वह प्राची था, अर्थात जो मध्य प्रदेश या पाटलिपुत्रा जो कि भारत का सेंटर है वही था। तो मध्य प्रदेश जिसे आज के जो उस समय पाटलिपुत्रा जो था वह मध्य प्रदेश प्राची तक फैला हुआ था। तो अशोक के समय जो केंद्रीय प्रदेश था वह मध्य प्रदेश या प्राची या पाटलिपुत्रा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य के राजस्व प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन और वाणिज्य की चर्चा की गई है। तो वाणिज्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के राजस्व का उल्लेख किया गया है। उस समय राजस्व विभाग कैसा था, अर्थात जो टैक्स कैसा लिया जाता था कृषि से, पशुपालन से, व्यापारी से, तो इसको हम लोग वार्ता कहते थे। तो इसमें वार्ता का उल्लेख किया गया है राजस्व प्रथा में। वार्ता का मतलब है जिसमें कृषि, पशुपालन और वाणिज्य की चर्चा है, इसे वार्ता कहते थे। मौर्य साम्राज्य में भूमि 3 प्रकार के होते थे। एक को बोलते थे कृष्ट, जुती हुई भूमि को कृष्ट कहते थे। बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट कहते थे। ऊंची भूमि को स्थल कहते थे। और तीनों भूमियों का जो प्रधान होता था वह सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय 3 प्रकार की भूमि होती थी। एक को बोलते थे कृष्ट, जुती हुई भूमि को कृष्ट बोलते थे। बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट कहते थे। ऊंची भूमि को स्थल कहा जाता था। और तीनों भूमियों का जो प्रधान होता था वह सीताध्यक्ष कहा जाता था। बिना वर्षा या सिंचाई के अच्छी फसल देने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। तो बिना वर्षा या सिंचाई के अच्छी फसल देने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। स्वामी विहीन भूमि किसके अंतर्गत चली जाती थी? तो राजा या केंद्र की संपत्ति हो जाती थी। अर्थात जो संपत्ति अभी भी क्या है, वैसे मान लो कोई भूमि का कोई मालिक नहीं है तो वह सेंट्रल केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है, सरकार के हाथों में चला जाता है, वह सरकारी संपत्ति घोषित हो जाती है। तो उस समय भी वही थी कि जिस भूमि का कोई मालिक नहीं होता था, स्वामी नहीं होता था, वह राजा या फिर केंद्र की संपत्ति हो जाती थी। सिंचाई हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसे सेतु बंध अर्थात सिंचाई का प्रबंध के नाम से जानते थे। सिंचाई के लिए 1/5 से लेकर 1/3 भाग पर कर की वसूली होती थी। यह केवल सिंचाई के लिए कर था। वैसे तो टैक्स जो लिया जाता था 1/6 से 1/4, याद रखेंगे 1/6 से 1/4। तो जो सिंचाई के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था उसे सेतु बंध कहा जाता था। अर्थात सिंचाई के लिए सेतु बंध का इस्तेमाल किया जाता था। अर्थात सेतु बंध का मतलब होता है सिंचाई का प्रबंध करना। और सिंचाई के लिए 1/5 भाग से लेकर 1/3 भाग की टैक्स की वसूली की जाती थी। दासों, कर्मकारों और कैदियों को दंड के स्वरूप में क्या दिया जाता था? तो उनसे बुआई, जुताई और रोपाई कराया जाता था। तो दासों, कर्मकारों और कैदियों को दंड देने के लिए उनके साथ खेतों में जुताई, बुआई और रोपाई किया जाता था। भू राजस्व की जो दर थी वह कुल भूमि का 1/4 से लेकर 1/6 भाग निर्धारित था। तो भू राजस्व की दर, लैंड टैक्स कितना होता था? तो टोटल भूमि का 1/4 भाग से लेकर
6 भाग। कौन कौन से कर लिए जाते थे? एक तो था सीता। एक क्या था? सीता। यह राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी। तो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। तो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? सीता। किसानों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर या उपज के हिस्से को भाग कहा जाता था। तो किसानों के द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर या उपज का हिस्सा क्या कहा जाता था? उसे भाग कहा जाता था, भाग। आयात वाले कर को अर्थात इनकम टैक्स को प्रवेश से कहा जाता था। आयात कर को क्या कहा जाता था? प्रवेश से। निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। निर्यात कर को क्या कहा जाता था? निष्क्राम्य। आपातकालीन अर्थात इमरजेंसी के टाइम में जो टैक्स लिया जाता था उसे परण्य कहते थे। तो आपातकाल के समय लिया जाने वाला कर परण्य कहलाता था। भू राजस्व को बलि भी कहते थे। भू राजस्व को क्या कहा जाता था? बलि। नगद के रूप में जो कर लिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। अर्थात जो टैक्स कैश के रूप में लिया जाता था, नगद के रूप में जो कर लिया जाता था उसे हिरण्य कहते थे। निःशुल्क श्रम और बेगारों को बिष्टी कहा जाता था। तो निःशुल्क श्रम और बेरोजगारों को बेगारों को बिष्टी कहा जाता था। अशोककालीन व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। तो जूनागढ़ अभिलेख में अशोककालीन व्यवस्था का उल्लेख है। मुद्रा को पण भी कहते थे। तो याद रखेंगे, मुद्रा को पण भी कहते थे। एक पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। तो मुद्रा को क्या कहते थे? पण। और एक पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। यही मान्य सिक्का होता था। मंत्रियों का जो न्यूनतम वेतन होता था वह 60 पण के बराबर होता था और अधिकतम 48,000 पण। तो जो मंत्रियों का न्यूनतम वेतन होता था वह 60 पण के बराबर होता था और अधिकतम 48,000 पण के बराबर होता था। आहत या रजत मुद्रा। आहत मुद्रा जो चांदी का मुद्रा होता था, रजत मुद्रा, उसे आहत मुद्रा कहते थे और यही उस समय की मान्यता प्राप्त मुद्रा थी। तो चांदी के मुद्रा अर्थात आहत मुद्रा जो उस समय मान्यता प्राप्त मुद्रा थी। और इसके प्रमुख को क्या कहते थे? जो टकसाल का प्रमुख होता था, अभी हमने क्या देखा, उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। क्या? लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा के कई प्रकार थे, जैसे एक का नाम था करसापण। करसापण धरणपण, जो चांदी के सिक्के को करसापण कहते थे। तो करसापण धरणपण जो कि चांदी का सिक्का होता था। सोने के सिक्के को स्वर्णपण कहते थे। क्या कहते थे? स्वर्णपण। मासकपण तांबे के सिक्कों को कहते थे। तो तांबे का भी सिक्का चलता था जिसे मासकपण कहते थे। सोने का भी सिक्का चलता था जिसे स्वर्णपण कहते थे। और जो मेन मान्यता प्राप्त सिक्का था उसे करसापण पण कहते थे, करसापण धरणपण कहते थे, जो कि चांदी का सिक्का होता था। उसके बाद काकड़ी। काकड़ी जो होता था तांबे के छोटे सिक्के होते थे। तो कुछ छोटे छोटे तांबे के सिक्के भी चलते थे जिसे काकड़ी कहा जाता था। ब्याज जो होता था अर्थात जो सूद होता था उसे रूपिका या परीक्षण भी कहते थे, जो मुद्रा के रूप में लिया जाता था। तो जो ब्याज होता था जिसे रूपिका या परीक्षण कहते थे वह मुद्रा के रूप में लिया जाता था। उद्योग धंधों को श्रेणी कहा जाता था। उद्योग धंधों को क्या कहा जाता था? श्रेणी। उस समय भी बीमा कराया जाता था और उस बीमा के राशि को भय प्रतिकारव्य कहते थे। तो बीमा की राशि को भय प्रतिकारव्य कहते थे। उस समय भी इंश्योरेंस होता था, बीमा होता था और उसके जो प्रीमियम ली जाती थी, जो पैसे लिए जाते थे उन्हें भय प्रतिकारव्य कहते थे। सही मापतौल और लाभ के प्रतिशत को बढ़ाने और सही ढंग से निर्धारित करने के लिए एक मुनाफाखोरी विभाग की भी स्थापना की गई थी। तो सही मापतौल और लाभ के प्रतिशत को बढ़ाने और सही ढंग से निर्धारित करने के लिए एक मुनाफाखोरी विभाग की भी स्थापना की गई थी। अशोक के समय घरों का निर्माण कैसे होता था? तो पत्थरों से। अशोक के समय घरों का निर्माण पत्थरों से होता था और पत्थर बनाने के लिए और घर बनाने के लिए जो पत्थर की प्राप्ति हुई है वह अशोक के समय कहाँ से? तो चुनार से प्राप्त करते थे। कहाँ से? चुनार।
उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर के पास चुनार। अशोक से पहले जो घर बनते थे वे लकड़ी और पत्थर दोनों के बनते थे। तो अब मौर्य साम्राज्य में अशोक से पहले जो घर बनते थे वे लकड़ी और पत्थर दोनों के बनते थे, लेकिन अशोक के समय पत्थरों से ही घरों का निर्माण होता था। और ये पत्थर कहाँ से आते थे? तो चुनार से। देवताओं की मूर्तियों को कारू कहा जाता था। तो देवताओं की मूर्तियों को क्या कहते थे? कारू। ब्राह्मणों को दान के रूप में जो कर प्राप्त होता था, कर मुक्त प्राप्त होने वाला जो भूमि होता था उसे ब्रह्मदेव कहते थे। तो ब्राह्मणों को दान के रूप में बिना टैक्स वाला लैंड दिया जाता था, भूमि दिया जाता था, उसे ब्रह्मदेव कहते थे। तो बिना टैक्स के भूमि दान के रूप में दिया जाता था ब्राह्मणों को, जिसे ब्रह्मदेव कहते थे। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है और मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है। इन दोनों में उस समय के 7 जातियों का उल्लेख किया गया है। तो मौर्य काल के सामाजिक स्थिति का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया है। और इन दोनों का जो उस समय 7 जातियों का उल्लेख किया गया है। समाज में उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था मौजूद थी। वर्णाश्रम का मतलब क्या होता है? अर्थात जाति व्यवस्था बटा हुआ था, वर्ण के रूप में बटा हुआ था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। तो समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था मौजूद थी। अंतरजातीय विवाह मौजूद था और दूसरों को पेशा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों में था। तो केवल ब्राह्मणों में अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार था, अर्थात ब्राह्मण दूसरी जाति से शादी कर सकते थे। साथ ही साथ ये दूसरों के द्वारा अपनाए गए पेशा को भी कर सकते थे। तो ब्राह्मणों में केवल अंतरजातीय विवाह और दूसरों का पेशा अपनाने का अधिकार था। स्त्रियों में पुनर्विवाह या नियोग करने की प्रथा प्रचलित थी। नियोग का मतलब होता है कि जिनके पति मर जाते थे वे अपने देवर अर्थात अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी और वे पुनर्विवाह भी कर सकती थी। पुनर्विवाह अर्थात दूसरे एक और 2 विवाह भी कर सकती थी पति के अलावे। तो स्त्रियों में पुनर्विवाह या नियोग का मतलब होता है पति मर जाने पर छोटे भाई से विवाह की परंपरा थी। स्त्रियों में तलाक की प्रथा थी और तलाक को क्या कहा जाता था? मोक्ष। तो स्त्रियों में तलाक की प्रथा थी और तलाक को मोक्ष कहा जाता था। उस समय वेश्यावृत्ति की प्रथा थी, दास प्रथा थी, सती प्रथा थी। याद रखेंगे। तो अशोक के समय समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा, दास प्रथा और सती प्रथा मौजूद थी। सती प्रथा केवल उत्तर पश्चिम भारत में थी। सती प्रथा का जो परंपरा था वह केवल उत्तर पश्चिम भारत में था। अशोक ने कौन कौन सी यात्राएं की? तो सबसे पहले बोध गया शासन के 10वें वर्ष। तो शासन के 10वें वर्ष में वह बोध गया था सबसे पहले। उसके बाद अपने शासन के 12वें वर्ष में दूसरी बार कुशीनगर गया, कुशीनगर। उसके बाद लुम्बिनी कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। तो वहाँ पे शासन के 12वें वर्ष में गया। इसके बाद शासन के 20वें वर्ष में नेपाल की तराई लुम्बिनी की यात्रा की, नेपाल की तराई लुम्बिनी। इसके बाद कपिल वस्तु गया, उसके बाद सारनाथ और सबसे ज़्यादा जहाँ पे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था श्रावस्ती, वह सबसे अंतिम में गया। तो बोध गया सबसे पहले शासन के 10वें वर्ष, उसके बाद शासन के 12वें वर्ष कुशीनगर, शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी, उसके बाद कपिल वस्तु, उसके बाद सारनाथ और सबसे अंतिम में वह श्रावस्ती गया। अशोक के समय कौन कौन से स्थलों का निर्माण किया गया? तो घोषिता राम मठ जो कि कौशाम्बी में है, राणाभर स्तूप जो कि कुशीनगर में है, धमेश स्तूप जो कि सारनाथ में है और सहेत महेत जो कि श्रावस्ती में है। तो घोषिता राम मठ जो कि कौशाम्बी में है, राणाभर स्तूप जो कि कुशीनगर में है, धमेश स्तूप जो कि सारनाथ में है, सहेत महत जो कि श्रावस्ती में है। ये सभी अशोक के समय स्थल का निर्माण किया गया। इसके समय कौन कौन से समकालीन शासक थे? तो एंटियोक, जिसे एंटियोकस द्वितीय भी कहा जाता है, जो कि सीरिया का शासक था। क्या था? सीरिया का शासक था। उसके बाद तुर्मय या टॉलमी द्वितीय जो कि मिस्र का शासक था। तो तुर्मय या टॉलमी द्वितीय जो कि मिस्र का शासक था। अंतकीनी, जिसे एनकीनी भी कहा जाता था, वह मकदूनिया का शासक था।
तो अंतकिनी या एनकिनी जो कि मकदूनिया का शासक था। तो मग जिसे मकसास या मेगारस भी कहते थे, तो मग जिसे मकमास या मेगारस भी कहते थे, वह साइरिन का शासक था। अलिक सुंदर जिसे अलेक्सेंद्रो भी कहा जाता था, वह एपिरस का शासक था। तो अलिक सुंदर या एलिसेंद्रो जो कि एपिरस का शासक था, ये सभी अशोक के समकालीन शासक थे। अशोक के समय सहगौरा अभिलेख की प्राप्ति हुई थी। अशोक के समय अशोक ने सहगौरा अभिलेख बनाया था, जिससे जो कहाँ पे है, तो गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग संकट काल में खाद्यान्न के रूप में किया जाता था। तो सहगौरा अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि संकट काल के समय वहाँ पे खाद्यान्न का उपयोग किया जाता था। बोगरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में। बोगरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में। अब देखिए, मंत्री परिषदों की न्यूनतम संख्या कितनी होती थी? 16, और अधिकतम कितनी होती थी? तो 20। मंत्री परिषदों की न्यूनतम संख्या होती थी 16 और अधिकतम होती थी 20। जासूसों के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था, उसका नाम था चर। जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग होता था। जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, उन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। जो उच्च अधिकारी होते थे, शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, उन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। प्रशासकों में सबसे जो छोटा होता था, अर्थात जो कनीय होता था, उन्हें छोटा गोप कहते थे, जो कि 10 गांवों का एक प्रशासक होता था। तो प्रशासकों में सबसे छोटा अर्थात जो कनीय होता था, उसे छोटा गोप कहते थे, जो 10 गांवों का प्रशासक होता था। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था, और वह सर्वोच्च न्यायालय होता था, वह राजधानी में ही स्थित होता था। तो मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? धर्माधिकारी। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित होता था? राजधानी में। विधि के स्रोत कौन थे? तो 4। कानून 4 प्रकार के स्रोतों से चलता था। एक धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरितम और चौथा राजकीय घोषणाएं। तो विधि के स्रोत 4 थे: धर्म, व्यवहार, चरितम और राजकीय घोषणाएं। अशोककालीन जो भारतीय समाज था, वह दार्शनिक, कारीगर, सभासद, निरीक्षक, किसान, अहीर, सैनिक और गुप्तचर रहते थे। तो अशोक के समय जो भारतीय समाज में कौन कौन से लोग रहते थे? दार्शनिक, कारीगर, सभासद, निरीक्षक, किसान, अहीर, सैनिक और गुप्तचर। चूँकि 6 समितियां होती थी और उनके कार्य क्या थे? तो पहली समिति का काम था उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना। उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना। दूसरी समिति का काम था विदेशी अतिथियों का स्वागत करना। किसका? विदेशी अतिथियों का स्वागत करना। तीसरी समिति का काम था जनता के जन्म मरण का विवरण रखने का काम था। तो जनता के जन्म और मरण का विवरण रखने का काम किसका था? तृतीय समिति का। चौथा जो समिति था, वह उत्पादित और निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय की समुचित देखरेख करती थी। तो चौथा समिति उत्पादित और निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय की समुचित देखरेख करती थी। पांचवा जो समिति था, वह व्यापार और वाणिज्य का काम देखता था। तो पांचवा समिति व्यापार और वाणिज्य का काम देखता था। और छठा समिति बिक्री कर की वसूली करता था, अर्थात वह सेल्स टैक्स वसूलता था। तो छठा बिक्री कर की वसूली करता था। बिक्री कर के रूप में जो टैक्स लिया जाता था, वह टोटल मूल्य का 1/10 भाग होता था। जो बिक्री कर होता था, वो टोटल मूल्य का 1/10 भाग होता था। चोरी करने या चोरी छुपाने या फिर चोरी को बचाने के लिए मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। तो मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान था यदि कोई चोरी करता था या चोर को बचाता था या फिर चोरी को छुपाने का प्रयास करता था, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाकर कार्य करने वाले गुप्तचर क्या कहे जाते थे? तो संचार कहे जाते थे। तो जो गुप्तचर एक जगह से दूसरी जगह जाकर कार्य करते थे,
उन्हें संचार कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर संस्था कहे जाते थे। तो जो गुप्तचर एक ही जगह पर रहकर कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था। गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प नामक महामात्य के अधीन रखा जाता था, अर्थात गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वह महामात्य सर्प कहा जाता था। याद रखेंगे, अर्थात जो उसका मेन हेड होता था, उसका जो विभाग होता था वह महामात्य सर्प कहा जाता था। महामात्य सर्प स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कही जाती थी। तो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कही जाती थी। सड़क निर्माण करने वाला अधिकारी एग्रोनोमाई कहलाता था। सड़क निर्माण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? एग्रोनोमाई। सीमांत और असभ्य जनजातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारी अंत महामात्र कहे जाते थे। तो सीमांत और असभ्य जनजातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारी अंत महामात्र कहे जाते थे। जंगली कबीलों के सैनिक अराबीबल कहे जाते थे। जो जंगली कबीलों के सैनिक होते थे उन्हें अराबीबल कहा जाता था। जो पूर्ण रूप से राजदूत होता था उसे निष्पृष्टार्थ दूत कहते थे। पूर्ण रूप से राजदूत का मतलब होता था जो परमानेंटली जो है देश के लिए एक दूत का काम करता था, अर्थात जो IFS अधिकारी होता था, विदेश सचिव होता था, उन्हें निष्पृष्टार्थ दूत कहते थे। और जो विशेष दूत होता था उसे शासनाहार कहते थे। तो विशेष दूत को शासनाहार कहते थे और पूर्ण राजदूत को निष्पृष्टार्थ दूत कहते थे। निष्पृष्टार्थ दूत। प्रमुख आधार क्या था? तो जीवन का प्रमुख आधार था कृषि। तो मौर्य वंश में जीवन का प्रमुख आधार था कृषि। मौर्य वंश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थीं? तो गेहूँ, चावल, जौ, चना, उड़द, गन्ना, मूंग, मसूर, सरसों, मटर। तो प्रमुख फसल जो थी गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, मटर। मौर्य साम्राज्य के लिए सबसे अत्यंत विकसित व्यवसाय था रेशमी एवं सूती वस्त्र उद्योग। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे जो फेमस व्यवसाय था, विकसित व्यवसाय था, वह रेशमी एवं सूती वस्त्र उद्योग अर्थात जो कपड़ा इंडस्ट्री का था। मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो नर्तक नर्तकी, गायक, वादक, मदारी, प्लवन, जो रस्सी पर चढ़कर जो करतब दिखाते थे, तो ये सभी मनोरंजन के साधन थे। नर्तक नर्तकी, गायक, वादक, मदारी, प्लवन, ये सभी रस्सी पर चढ़कर जो करतब दिखाते थे, ये सभी क्या थे? तो मनोरंजन के साधन थे। स्त्रियों में विधवा विवाह की परंपरा थी। वैवाहिक संबंध विच्छेद कर सकती थी। पिता की संपत्ति पाने का उनको अधिकार था, अर्थात वे तलाक दे सकती थी। जो विधवाएं होती थी एक बार फिर से विवाह कर सकती थी। और हमने बताया भी था कि वे अपने देवर के साथ भी विवाह कर सकती थी। अपने देवर के साथ भी विवाह कर सकती थी। शराब का कर विक्रय का जो नियंत्रक होता था उन्हें सूराध्यक्ष कहते थे, अर्थात जो शराब का जो खरीद बिक्री का नियंत्रण करता था, कंट्रोल करता था, उसे सूराध्यक्ष कहा जाता था। शराब के क्रय बिक्री का नियंत्रक क्या कहलाता था? सूराध्यक्ष। व्यवसायों का प्रधान अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। तो व्यवसायों का प्रधान अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। बाजार की देखरेख करने वाला अधिकारी पणाध्यक्ष कहलाता था। तो बाजार की देखरेख करने वाला अधिकारी पणाध्यक्ष कहलाता था। गौशाला निरीक्षक ब्रजभूमिक कहलाता था। तो जो गाय जहाँ पे बन्हाती थी गाय, उसका जो निरीक्षक होता था उसे ब्रजभूमिक कहते थे। सूचना देने वाला प्रतिवेदित कहलाता था। सूचना देने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? प्रतिवेदित। प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे। जो प्रमुख न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। अशोक की मृत्यु के बाद, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में हुई थी। तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में बंट गया, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग का जो प्रशासक था वह कुणाल था और पूर्वी भाग का प्रशासक कौन था? संप्रति। तो
तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग का जो प्रशासक था वह कुणाल था और पूर्वी भाग का प्रशासक संप्रति था। दिव्यावधान में धर्म विवर्धन, अब एक कुणाल के बारे में बात याद रखेंगे कि दिव्यावधान में इसे धर्म विवर्धन कहा गया है। कुणाल को दिव्यावधान ग्रंथ में धर्म विवर्धन कहा गया था। यह अंधा था। कैसा था? तो अंधा व्यक्ति था। यह जालौर का पिता था। जालौर कहाँ का शासक था? तो कश्मीर का। कुणाल जो था जालौर का शासक था, कश्मीर का शासक था, और कुणाल जालौर कश्मीर का शासक था और उसका पिता कौन था? तो कुणाल था। दशरथ का पिता, अर्थात दशरथ का भी पिता था कौन? कुणाल। और यही जो कश्मीर का शासक था जालौर, जो कि पश्चिमी प्रांत का शासक बन गया, और पूर्वी प्रांत जो कि मध्य प्रदेश और पाटलिपुत्रा के इलाके थे, वहाँ से संप्रति, उसके बाद शालिग्राम, ये सभी शासक आए और अंतिम शासक बना बृहद्रथ, और उसके बाद यह मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो दशरथ और जालौर दोनों का पिता था कुणाल, जबकि जालौर जो था वह कश्मीर का शासक बन गया, उत्तर पश्चिम का, और यह दशरथ कहाँ का? तो पाटलिपुत्रा का कमान इसके हाथों में आ गया। कुणाल जन्म से अंधा था। दिव्यावधान में इसे धर्म विवर्धन कहा गया है। अशोक के बाद शासक कौन कौन से हुए? अर्थात मौर्योत्तर भारत, मौर्य साम्राज्य जो उत्तरवर्ती मौर्य साम्राज्य था, उसमें कौन कौन से शासक हुए? तो अशोक के बाद यह मौर्य साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो गया था। अब कोई नाम मात्र, अब कोई शासक बचे नहीं थे, पूरी तरह से नाम मात्र के शासक बच गए थे। तो अशोक के बाद बना था कुणाल और दूसरा संप्रति, पूर्वी भाग चला गया था संप्रति के हाथ में। तो कुणाल जो कि अशोक का पौत्र था, जालौर कश्मीर में कौन चला गया था? तो जालौर, और इधर कौन बच गया था? तो कुणाल। क्योंकि कुणाल जो था वो अंधा था, इसी कारण कुणाल को प्रतिस्थापित करके कौन बन गया? दशरथ मौर्य। 232 से 224 ईस्वी पूर्व, तो 232 से 224 ईसा पूर्व दशरथ मौर्य जो था वह पाटलिपुत्रा का शासक था। यह कुणाल का पुत्र और अशोक का पौत्र था। कुणाल का पुत्र और अशोक का पौत्र था। इसने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए नागार्जुन गुफा का निर्माण किया था। तो इसने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक नागार्जुन गुफा का निर्माण किया था। इसके बाद दशरथ के बाद आया संप्रति, 224 से 215 ईसा पूर्व। डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह कहीं कहीं अलग भी लिखा रहता है, इसलिए इस डेट को दिमाग में नोट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इस डेट से प्रश्न नहीं आते हैं। फिर भी जहाँ पे कई सारे डेट मैचिंग करते हैं तो हम उसे सबको मिला के, जहाँ पे ज़्यादातर ये डेट वर्णन है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। कई किताबों के सम्मिलित रूप को इसमें लिखा गया है। तो संप्रति जो है 224 ईस्वी पूर्व से 215 ईस्वी पूर्व तक क्या था? तो मौर्य वंश का अर्थात पाटलिपुत्रा का शासक था। यह दशरथ का क्या था? दशरथ का चचेरा भाई था। दशरथ का चचेरा भाई था। इसके बाद शाली शुक्र 215 से 202 ईस्वी, यह महान और लोकप्रिय राजा था और संप्रति का पुत्र था। शाली शुक्र जो था 215 ईस्वी से 202 ईस्वी तक यह मौर्य वंश का शासक रहा। यह महान और लोकप्रिय राजा तथा संप्रति का पुत्र था। महान था और लोकप्रिय राजा भी था और संप्रति का पुत्र था। विष्णु पुराण और गार्गी संहिता के अनुसार, तो इसका वर्णन किसमें मिलता है? विष्णु पुराण और गार्गी संहिता में। विष्णु पुराण और गार्गी संहिता में शाली शुक्र को महान और लोकप्रिय राजा और संप्रति का पुत्र बताया गया है। इसके बाद बना देवबर्मन, जो 202 ईस्वी से 195 ईस्वी ईसा पूर्व तक क्या था? तो मौर्य साम्राज्य का शासक था। 202 ईस्वी से ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व शाली शुक्र का पुत्र था। इसके बाद सतधनवा 125 ईस्वी से 195 ईस्वी से 187 ईसा पूर्व, यह देवबर्मन का पुत्र था। तो सतधनवा 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व, जो कि देवबर्मन का पुत्र था। और अंतिम शासक बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन बना? बृहद्रथ। याद रखेंगे कि बृहद्रथ को ही
मौर्य साम्राज्य का प्रारंभिक शासक और एक दूसरा बृहद्रथ वह भी मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। यह शतधनवा का पुत्र था और इसकी राजधानी क्या थी तो पाटलिपुत्रा थी। तो इसकी भी राजधानी अंत तक कौन रही तो पाटलिपुत्रा ही रही। शतधनवा का पुत्र था बृहद्रथ और इसकी भी राजधानी अंत तक पाटलिपुत्रा ही रही। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने सांची और भरहुत स्तूप का निर्माण किया। तो जो बृहद्रथ था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने सांची और भरहुत स्तूप का निर्माण किया। से इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। चूँकि यह नाकाबिज था, नकारा था, तो इसी का फायदा उठाकर इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग जो कि काफ़ी हट्टा कट्ठा और बलशाली था। तो इसने इसकी हत्या कर दी और महत्वपूर्ण शुंग राजवंश का इसने उदय कर दिया। यह बात किसमें लिखा गया है तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित, बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में। तो यह बात लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में। तो इसका एक सेनापति था बृहद्रथ का जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और एक महान शुंग राजवंश की स्थापना की। और यह बात बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में लिखा गया है। इस मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे तो एक कारण था धार्मिक नीतियाँ। क्या कारण था धार्मिक नीतियाँ। जिस प्रकार अशोक का जो धार्मिक नीति था पूरी तरह से वह इसको ले डूबा। जब कलिंग युद्ध के बाद इसने जो बौद्ध धार्मिक नीति अपनाई पूरी तरह से यह डूब गया था बौद्ध धर्म नीति में और साम्राज्य को वह बिल्कुल त्याग दिया था। तो यह बात बताया किसने महामहोपाध्याय शास्त्री ने। महामहोपाध्याय शास्त्री ने बताया कि धार्मिक नीतियाँ जो थी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। हेमचंद्र राय चौधरी ने बताया पशु बलि को। तो हेमचंद्र राय ने पशु बलि प्रथा को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया। रोमिला थापर ने बताया उचित केंद्रीकृत प्रशासन। रोमिला थापर ने अशोक का जो साम्राज्य था उसके पतन का कारण बताया उचित केंद्रीकृत प्रशासन। अशोक की शांत नीति यह बात बताया एच.सी. राय चौधरी ने। तो एच.सी. राय चौधरी अर्थात हेमचंद्र राय चौधरी ने एक और बात बताया कि अशोक की जो शांत नीति थी, अशोक की जो शांत नीति थी हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार वह क्या था तो अशोक के साम्राज्य का पतन का कारण था। मौर्य राजाओं का विघटन, चूँकि बाद में अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया पूर्वी और पश्चिमी। तो इस कारण से भी मौर्य साम्राज्य का विघटन, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के बाद कमजोर शासक। तो अशोक के बाद जितने सारे शासक आए वे सभी क्या थे तो कमजोर और निर्बल थे। तो अशोक के बाद कमजोर शासक यह भी था अशोक के साम्राज्य का पतन का कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव। मौर्य अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव बढ़ गया था। इकोनॉमिक जो था वह अर्थव्यवस्था काफ़ी दब गया था, काफ़ी उस पर प्रेशर आ गया था। तो यह भी कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। उत्तर पश्चिमी सीमांतों का नज़रअंदाज। उत्तर पश्चिमी सीमांतों को मौर्य साम्राज्य में नज़रअंदाज कर दिया गया था। तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर था उसको क्या कर दिया गया था तो उसको नज़रअंदाज कर दिया गया था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को। तो इस कारण भी पतन हुआ किसका मौर्य साम्राज्य का। मौर्य कला की बात की जाए तो मौर्य कला उतना विकसित नहीं था। वास्तुकला और मूर्ति कला तो बहुत कम ही मात्रा में थी। तो मौर्य कला जो था वह बहुत कम मात्रा में, जिस प्रकार गुप्त वंश का था जो कि मौर्य कला के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध था, इसी कारण उसे क्या कहा जाता था तो इतिहास का सबसे सुंदर समय कहा जाता है। तो लेकिन उसके ठीक उल्टा मौर्य प्रशासनिक क्षेत्र में वर्ल्ड फेमस था, अर्थात इसका जो प्रशासन था वह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा था। इसके राजा बहुत महान थे। लेकिन गुप्त वंश अपने कला के क्षेत्र में, अपने कई उत्कृष्ट कार्यों के क्षेत्र में महारत हासिल किया था, इसीलिए उसे गोल्डन एज कहा जाता है। तो मौर्य काल में वास्तुकला और मूर्तिकला बहुत कम थी।
मौर्य काल के कला के दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक राज रक्षकों के द्वारा निर्मित कला, जिसका स्पष्ट दर्शन कहाँ पे मिलता है, तो मौर्य प्रासाद। मौर्य प्रासाद का मतलब होता है मौर्य साम्राज्य के महल, और अशोक स्तंभ में देखने को मिलता है। दूसरा जो मिलता है वह परखम के यक्ष दीदारगंज की चामर ग्रहिणी और बेसनगर की यक्षिणी की मूर्तियों में। तो मौर्य कला के दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक राज रक्षक के द्वारा निर्मित कला, जिसका स्पष्ट दर्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मौर्य प्रासाद। प्रासाद का मतलब महल, और अशोक स्तंभ में। जबकि दूसरा स्वरूप देखने को मिलता है परखम के यक्ष दीदारगंज की चामर ग्रहणी और बेसनगर की यक्षिणी की मूर्तियों में। तो ये तो था हमारा मौर्य साम्राज्य का विशाल मौर्य साम्राज्य का सफ़र। बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, इन दो टॉपिक से तो 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे निकल कर आते हैं, चाहे कोई बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट था मौर्य साम्राज्य, बहुत बड़ा टॉपिक था। यह समाप्त हुआ, और इसके बाद अब हम लोग आएंगे कुछ राजवंश हैं, अब जैसे कि जैन, और उसके बाद कुछ धार्मिक जो बड़े, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो कि बड़े हैं धर्म, उसके बाद महाजनपद, उसके बाद शुंग राजवंश छोटे छोटे, सातवाहन और भी हैं। उसके बाद यह प्राचीन जो इतिहास है वह समाप्त होगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें वे लोग जो अभी इस सेशन में नए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चर्चा करेंगे एक नए साम्राज्य और एक नए धार्मिक प्रभाव को लेकर, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तब तक नमस्कार, जय हिंद।